जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में देख के आए होंगे कि हमारा ये महा मैराथन चल रहा है, जिसमें फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट या किसी भी मैकेनिकल से रिलेटेड जो ITI का ट्रेड होता है उनका जो बार का और इसरो का एग्ज़ाम है उसके लिए हम ये चला रहे हैं। और बाकी ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारा है निकल प्लेटिंग यूपी आर्मिनल। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के सहारे और कितने क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं उनका पूरा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कराने का मतलब 4-5 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमको भी कुछ मोटिवेशन हो। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है कि इन निकल प्लेटिंग, कोई वर्कपीस है उस पर हम क्या कर रहे हैं, निकल की प्लेटिंग कर रहे हैं। निकल की प्लेटिंग करने से क्या होता है, कोरोजिव रेजिस्टेंस होता है और इसमें ये चमकदार भी दिखने लगता है। तो ये यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड फिटर में आया था, 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान से समझिए, जब निकल की प्लेटिंग करते हैं तो जो वर्क पीस होता है, ठीक, जो वर्क पीस होता है, मान लो ये वर्क पीस है, इसमें AC करंट बहती है और ये कैथोड होता है। ठीक, और जो निकिल हमारे पास, मान लो निकिल को कोई ये निकिल की प्लेटिंग करनी है, तो ये निकिल का टुकड़ा हो गया और इसमें DC करंट बहती है और ये इस प्लेटिंग प्रोसेस में ये वर्क पीस हो गया। ये प्लेटिंग प्रोसेस में ये निकिल जो है एनोड का काम करता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ध्यान से देख लीजिएगा कि इन जॉब कैथोड AC करंट वाइल निकिल एनोड DC करंट। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑर्डर टू देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन टूल लाइफ। ध्यान से समझिए, जो टूल हम यूज करते हैं, टूल के जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मतलब होता है, उसके बाद कौन सी इफेक्टिव होता है, टूल लाइफ मतलब टूल टूटने, टूल का मतलब लॉस होने में कौन सी पैरामीटर हैं जो हमको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक कौन इफेक्ट करता है। तो ध्यान दीजिए, टूल लाइफ के एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, VT⁴ बराबर C। ठीक, ध्यान समझिए, C है जो ये टूल के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये और सॉरी N जो है वो टूल के मटेरियल पर काम डिपेंड करता है और C जो है ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर है एक ठो। ठीक, तो ध्यान दीजिए, V और स्पीड है और T क्या है, टाइम। ठीक, तो T टाइम है, टाइम मतलब यही जिसका टूल लाइफ है जो। और आगे चलते हैं, अगर हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दें VT⁴N को, तो VT⁴N F⁴N1 और D⁴N2, ठीक, बराबर C, ऐसे करें, C एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो टूल की लाइफ है, ये टूल की लाइफ है सबसे ज़्यादा V मतलब स्पीड, कटिंग की स्पीड पे और उसके बाद फीड पे, फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ कट पे डिपेंड करती है। ठीक, तो इसमें तो स्पीड मतलब N दिया है, तो ये देखिए ध्यान से देखो, N उसके बाद फीड है, फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ कट, तो ये B वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। इसमें क्या कहा गया है, इन 150 मीटर लॉन्ग जॉब बाय यूजिंग कंपाउंड स्लाइड। जैसे हम जो लेथ मशीन है उसमें कंपाउंड स्लाइड एक असेंबली होती है, अटैचमेंट होता है जिसको बोलते हैं, उसमें कंपाउंड स्लाइड में जॉब बांधे हैं, एक तरफ का 100 mm डाया है, दूसरे तरफ का 70 mm है और लंबाई कितनी है जॉब की, 150 mm। ठीक, तो उसमें पूछा है कि उसमें डिग्री ऑफ कंपाउंड स्लाइड विल बी रिस्पेक्टिवली वाई, तो वो कितना कंपाउंड स्लाइड का वो डिग्री है जो एंगल बनेगा कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये जैसी जॉब है हमारा और ये ऐसे जाए, ठीक, जॉब बंधा है, इधर 100 है, इधर 70 है और ये लंबाई जॉब की 150। तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, फार्मूला था tan बीटा जो होता है
tan बीटा बराबर डी माइनस बड़का डी, जो बड़ा वाला साइड गए, और उसके बाद 2l, डी माइनस डी अपॉन 2l। ठीक, तो हमारे पास डी क्या है, ध्यान दीजिए, डी हमारे पास क्या है, इसमें रेडियस दिया है, ध्यान दीजिएगा रेडियस दिया है, डी नहीं दिया है। तो रेडियस दिया है, डी नहीं दिया है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें तो डी हो जाएगा स्लाइड रेडियस बहुत, नहीं सॉरी डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है। तो दिया है देखो 100, डायमीटर ही दिया है 100 माइनस 70, देखो ये 100 ये 70 अपॉन 2l मतलब 2 इंटू 150। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा tan बीटा बराबर 0.1। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आ जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ये 121 कुछ नहीं है। इफ अ सर्कुलर पिच इन अ सुपर गेयर इज 16 mm, पिच सर्किल डायमीटर इज आप समीकरण 480 mm, फाइंड नंबर ऑफ टीथ। तो ध्यान दीजिए इसमें एक गियर दिया है, उसमें क्या है, गियर में सर्कुलर पिच दिया है और उसके बाद सर्कुलर पिच देने के बाद इसमें टीथ पूछा है, अब पिच सर्किल डायमीटर भी दे दिया है। तो सर्कुलर पिच बराबर होता है, ध्यान दीजिए सर्कुलर पिच का ये फार्मूला पी सर्कुलर वन पाई डी बाई टी, सिंपल से फार्मूला होता है। इधर से हम टी देख लेंगे, टी बराबर पाई डी बाई सर्कुलर पिच, इसी में हम वैल्यू रख देंगे। पाई का मान 3.14 गुणित 480 अपान 16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 94 आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आई ना बात। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए और इसको आप लोग सॉल्व जरूर करिए। चलिए 5वां हम क्वेश्चन देखते हैं। ओपन टाइप इम्पेलर इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड, ध्यान समझिए, ओपन टाइप इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होते हैं उसमें इम्पेलर लगे होते हैं। एक ऐसे ओपन टाइप होता है, पत्तियाँ लगी होती हैं, इसके बीच में कोई प्लेट नहीं होती। ठीक, तो ओपन टाइप होता है जो भी पार्टिकल वाले सारे लिक्विड्स होते हैं, जिसमें जैसे सांड कण है और वो सारी मिट्टी है, तो ऐसे मिक्सचर को वो फ्लो कराता है। इसमें क्या होता है, ये फंसता नहीं। अब इसी में क्या होता है कि एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है सेमी ओपन टाइप। ठीक, तीसरा क्या होता है, इनक्लोज। तो सेमी ओपन में जो होता है, ध्यान से समझिए, ओपन टाइप में तो मिक्सचर ऑफ वाटर, इसका ये आंसर सही हो गया। ठीक, लेकिन सेमी ओपन में क्या होता है, इसमें सीवेज समझते हैं, जो नाला नदी ये सब हमारे सीवर लाइन के होते हैं, इन वाटरों को सेमी ओपन वाले में, इसमें क्या होता है, सेमी ओपन में जो इम्पेलर अभी हम बनाए थे, ये पत्तियां हमने बनाई थी ना, इसमें क्या होता है, एक तरफ डिस्क लगी होती। ठीक, इन क्लोज में क्या होता है, दोनों तरफ डिस्क लगी होती। इन क्लोज में दोनों तरफ ऐसे डिस्क लगी रहेगी, बीच में इम्पेलर यहीं सेट होगा। हाँ, सेमी में एक ही तरफ डिस्क लगी रहेगी, एक तरफ डिस्क लगी रहेगी, एक तरफ ऐसे इम्पेलर पूरा लगे रहेगा। ठीक, इसमें सीवेज होता है। और जो क्लोज वाले हम होते हैं, प्योर वाटर बढ़ता है। हाँ, लाइट जो वाटर से लाइट वाले लिक्विड होते हैं, उसके अलावा भी एक होता है डबल क्लोज, इनक्लोज, सिंगल इनक्लोज, कई चीज़ें होती हैं। तो ध्यान से आप लोग, ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं समझा दिया। ठीक, 6वां क्वेश्चन, प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, मतलब तरल की दाब ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन लिक्विड है उनकी भी प्रेशर बढ़ाना है, समझिए, लिक्विड है क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है। ठीक, तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ाता है, क्या करता है, वो होता है पंप क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है। जब हाई प्रेशर हो जाता है तभी तो लिक्विड फ्लो करता है, ये प्रेशर बढ़ाता है। ठीक, और टरबाइन का फिर काम क्या होता है, टरबाइन क्या करता है, टरबाइन जो है वो क्या करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज करता है, काइनेटिक एनर्जी में बदलता है इस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक। इसमें क्या होता है, टरबाइन में क्या होता है, उसमें आप लोग जानते हैं चक्के होते हैं,
इस पे आके गिरता है और ये नाचता है, टरबाइन नाचती है। ठीक, पंप क्या करता है, प्रेशर एनर्जी बढ़ाता है, टरबाइन काइनेटिक एनर्जी। विस्कोमीटर आप लोग जानते होंगे, विस्कोमीटर विस्कोसिटी नापता है। ठीक, विस्कोमीटर क्या नापता है, विस्कोसिटी। ठीक, हाइड्रोलिक रैम क्या करता है, ये भी कुओं से पानी निकालने काम आता है। ये सब आप लोग अलग अलग पढ़ेंगे विस्तार से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पढ़े हैं, ऐसे तो है नहीं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर। ओम साहब ने क्या दिया था, एक फार्मूला दिया था, क्या, V बराबर IR। ठीक, जो उसमें धारा होती है वो उसमें वोल्टेज डिफरेंस के अनुक्रमा होती है, ऐसे पढ़े हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो सिलिकॉन है, सिल्वर है, सिल्वर मतलब चांदी, वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो हम इस कंडक्टर किसे बोला गया है, सिल्वर मतलब चांदी को। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा तभी समझेंगे। इसमें परसेंट आइडियल टाइम फॉर मैन एंड मशीन, मतलब मानव और मशीन के प्रतिशत रिक्त समय के द्वारा प्राप्त होता है। हिंदी नहीं समझ में आएगा। तो मानव और जो मशीन है उनके आइडियल टाइम को किससे द्वारा व्यक्त किया जाता है, वो वर्क सैंपलिंग होती है। किसके द्वारा, वर्क सैंपलिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, वर्क सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ वर्क क्वांटिटी, टू स्टडी ऑफ वर्क एक्टिविटी। इसमें क्या करते हैं कि लेबर जो है, मैन, उसके द्वारा वर्क की एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, टाइम स्टडी में क्या होता है, टाइम स्टडी में ध्यान दीजिए, जो टाइम स्टडी है इसका आंसर ये होगा, इसमें आंसर ये होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये सारे टर्म समझ लीजिए। टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी में क्या होता है, ये टाइम टेकन बाय एवरेज, जो वर्कर होता है उसमें हम टाइम टेकन बाय एवरेज इसमें स्टडी करते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और जुड़ा होता है, मोशन स्टडी। उसमें कहते हैं कि मोशन स्टडी में, टाइम स्टडी में क्या होता है, ये टाइम स्टडी में देखते हैं टाइम टेकन बाय एवरेज, मतलब बहुत अच्छा वर्कर ना हो, बहुत स्किल ना हो और बहुत ख़राब भी ना हो, उसके द्वारा क्या टाइम लिएगा उसकी स्टडी करते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ आती है मोशन स्टडी। क्या आती है, ध्यान समझिए, मोशन स्टडी, इसी के साथ क्या आती है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि बेस्ट वे टू कंप्लीट जो जॉब होता है, जैसे रिपीटेटिव जॉब है, बार बार वही चीज़ हम बना रहे हैं, तो बेस्ट वे क्या होता है, उसका किस तरीके से अच्छे से किस वे में बनाया जाए कि वो अच्छे से तैयार हो जाए और बहुत कम टाइम में, ये होता है मोशन स्टडी। और आता है फिर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी जैसे नाम है वैसे काम है, ये क्रिटिकल वे, कौन सा मेथड अच्छा वे में जो सबसे कम टाइम मिले और अच्छा मोर इफेक्टिव हो, अच्छा मेथड हो और इससे कास्ट कम होगा, जब कम टाइम लेगा। क्रिटिकल वे, ये क्रिटिकल पाथ देखता है। ठीक, मेथड में कि उस मेथड से बनाए ना, कम से कम टाइम लगे और अच्छा से अच्छा जॉब बने और अच्छी उसमें क्या कहते हैं स्किल आए, अच्छा मतलब प्रोडक्ट भी निकले, ये क्रिटिकल वे होता है। चलो, वर्क स्टडी में क्या होता है, ध्यान समझिए। वर्क स्टडी में जब हम कोई जॉब बनाते हैं उसका क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क, उसमें आदमी का काम देखते हैं और उसकी इफिशियंसी, एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क, आदमी का काम देखते हैं वर्क स्टडी में और उसकी इफिशियंसी बढ़ाते हैं और उसको, जिससे इकोनॉमी उसकी अच्छी रहे, वर्क प्लेस को अच्छा डेवलप करते हैं। ठीक, तो होता है वर्क स्टडी। चलिए, ये तो काफ़ी, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पोर्शन था अभी पिछले वाला क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं, अ लोअर गियर ऑफ गियर बॉक्स, टार्क इंक्रीज एंड स्पीड। जब टार्क बढ़ता है, किसी चीज़ में टार्क बढ़ता है, सीधी सी बात है, ये आर ज़्यादा है और ये आर कम है। ठीक, तो जिसमें टार्क ज़्यादा लगेगा, टार्क मतलब होता है टार्क फार्मूला एफ इंटू आर।
ठीक, फोर्स सेम है। टार्क जिसमें ज़्यादा है, टार्क ज़्यादा है उसमें आर, जिसमें ज़्यादा है उसमें टार्क भी ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जब टार्क ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है इस लोअर गियर बॉक्स में जिसमें टार्क ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि बड़ा गियर धीरे चलता है, छोटा गियर स्पीड चलता है। ठीक, तो टार्क कम तो इसकी स्पीड, वो टार्क ज़्यादा तो स्पीड घट जाएगी। ध्यान दीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो देख ले, उसमें पीछे आके समझने की कोशिश करें हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबस्शन अकर है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब दाब समान रहता है, ऐसा कौन सा इंजन है जिसमें दाब समान रहे और उसमें इंजन जल जाए? तो ध्यान दीजिए, वो होता है डीजल साइकिल। कैसे? तो हम पढ़ते हैं, दो साइकिल हम आपको बताते हैं अभी। साइकिल कई ठो होती हैं, ऑटो साइकिल और एक डीजल होती है। तो ऑटो साइकिल में पीवी डायग्राम ऐसे खींचते हैं, ये पीवी का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, ये ऐसे जाता है और ये कांस्टेंट, सॉरी सही से बन नहीं पा रहा है पीवी डायग्राम। काहे का हम ऑटो का खींच रहे, काहे का खींच रहे, ऑटो का। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे गया और ये ऐसे साइकिल होती है। तो ये वी होता है, ये पी होता है। तो इसमें यही तेल जलता है। तो इसमें यहाँ तेल जला मतलब इसमें वॉल्यूम सेम होता है। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मतलब समान आयतन पर ऑटो साइकिल में क्या करता है, दहन होता है। ध्यान समझिए। और डीजल साइकिल में क्या होता है, डीजल साइकिल में ये प्रेशर इधर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। इसमें क्या है, ये ऐसे बनता है ऐसे, तो यहाँ जलता है। तो ये देखो क्या समान है, प्रेशर। तो डीजल साइकिल, ये कौन सी साइकिल है, डीजल। ऑटो में पेट्रोल यूज होता है और डीजल में डीजल यूज होता है साइकिल में। ठीक, डीजल इंजन के लिए। तो डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, दहन होता है, यहीं आग जलती है। समझे? ठीक है, इसकी ऑटो डीजल साइकिल की काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन होता है, उसको अभी यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। चलो आगे हमें ग्रामीण क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल्ट और रोप ड्राइव में बेल्ट और पुली के बीच सतह की संपर्क लंबाई में वृद्धि निम्न में किसकी होती है? तो बेल्ट और रोप ड्राइव, जैसे बेल्ट है या रोप ड्राइव है, तो ये दो वो लगे हैं, चक्के हैं और ये बेल्ट चढ़ा है। तो इनमें क्या करता है कि इसका सतह का संपर्क बढ़ाने के लिए, यहाँ कहाँ है, यहाँ और टच हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जॉकी पुली का यूज़ करते हैं। यहाँ एक पुली लगा देते हैं और इससे हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ये जॉकी पुली बोलते हैं। ठीक, एक बात और आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जो ये यल है, सेंटर के बीच की दूरी है, ये कभी भी जो बड़ी पुली है, इसका मान लो डाया डी है, कभी भी यल जो है, यल क्या है, हमेशा डी के 3 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3 गुने से कम है तो ये सही से कांटेक्ट नहीं हो जाएगा और स्लिप आ जाएगा बेल्ट में। ठीक, तो यल क्या होना चाहिए, हमेशा 3 गुने से अधिक होना चाहिए। और दूसरी बात एक और, ये मान लो छोटा डी है, छोटा डी और बड़े डी का रेशियो जो है, छोटा डी और बड़े डी का रेशियो हमेशा और हमेशा 1:6 से कम होना चाहिए। अगर एक ठो बहुत बड़ा हो गया, एक पुली बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, एक बहुत छोटी हो गई, तो क्या करेगा, ये तो यहाँ तक आएगा लेकिन इसमें बहुत कम कांटेक्ट देगा, और कम कांटेक्ट देता है तो ये स्लिप हो जाएगी ये वाली। तो इसीलिए इसका एक रेशियो होता है, वो कितना होता है, 1:6। इससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए इसमें देखो, ओपन बोल्ट में बड़ी घिरनी का व्यास इतना, छोटी घिरनी का व्यास इतना, मतलब एक बेल्ट ड्राइव है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो दोनों का व्यास दिया है। तो बड़ी का 40, छोटी का 30, और बीच की लंबाई कितना दिया है, दोनों घिरनियों के बीच की दूरी 500। ठीक, ये बेल्ट ड्राइव है, आप लोग ध्यान समझिए। तो इसमें क्या पूछा, बेल्ट की लंबाई। तो बेल्ट की लंबाई का एक फार्मूला होता है, ध्यान समझिए। तो यल बराबर क्या होता है, हम इसको हटा रहे हैं, फिगर समझ लीजिए। यल बराबर होता है बेल्ट की लंबाई पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपान x। ठीक, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम रखेंगे सबका वैल्यू पाई। R1 यार दिया है और यहाँ क्या दिया D, तो हम क्या रखेंगे 20, आधा आधा करके रखेंगे 15, हाँ 30 है तो 15, उसके बाद 2x, ये 2x है 500 तो 1000 हो जाएगा ना। और उसके आगे फिर रखेंगे इसका वैल्यू, पूरी वैल्यू जब हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1130। इस फार्मूले पर आप लोग रख कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है तो हम आपको बता दिए, बस इजी है। यूनिवर्सल कपलिंग का और किस कपलिंग के नाम से जानते हैं? ठीक, यूनिवर्सल कपलिंग क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल टाइप की कपलिंग होती है, एनी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। और ये ऑटोमोबाइल में ज़्यादा यूज होती है। कहाँ? ऑटोमोबाइल में। इस कपलिंग का एक और नाम है हुक कपलिंग। ठीक, ये हुक जॉइंट की तरह ऐसे होता है, मतलब ये चारों तरफ मूव कर देता है, तो इसको हुक कपलिंग भी बोलते हैं। वह क्लच जिनके दोनों एलिमेंट स्थिर होने पर ही लगाए जा सकते। ऐसा कौन सा क्लच होता है? डार्क क्लच, प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच। प्लेट क्लच में क्या होता है? ऐसे ऐसे होते हैं क्लच है और ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, तो फिर ये पावर ट्रांसमिशन, ये वाला नाचता है तो ये नाचता है। लेकिन ये घूमते हुए प्लेट क्लच होते हैं। मल्टी प्लेट वही हो, कौन क्लच में भी ऐसे क्लच होते हैं। कौन क्लच ऐसे होता है, ऐसे, एक ऐसे होता है दूसरा ऐसे होता है, ये जुड़ जाते हैं, ये कौन क्लच है। लेकिन जो डार्क क्लच होता है, वो डार्क क्लच क्या होता है? ऐसे ऐसे दांते लगे होते हैं। ठीक, अब इस क्लच में इसको जोड़ना है, इस टाइप से जुड़ता है, तो ये डार्क क्लच जो है हमेशा स्थिर होने पर ही जुड़ता है, रंग अन करते हुए कभी नहीं, ये क्लच नहीं, दांते टूट जाएंगे डार्क क्लच के, डार्क क्लच ही स्थिर होकर जुड़ता है। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं? समझिए तो समझ में आएंगी। गियर का निर्माण किस पदार्थ द्वारा? तो गियर होता है हमेशा एब्रेसिव रेजिस्टेंस होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो ढलवा कास्ट आयरन से ढलाई की जाती है इसकी, ध्यान से देख लीजिएगा। कुंडलित गियर, हेलिकल गियर जिसको बोलते हैं। हेलिकल गियर क्या होता है? ऐसे जो गियर होता है इसमें दांते कटे होते हैं, तो ऐसे कटे होते हैं। ठीक, ये हेलिकल गियर है, ये आपका हेलिकल गियर है। ठीक, इसमें क्या होता है? ये पॉइंट कांटेक्ट देता है, ध्यान दीजिए, पॉइंट कांटेक्ट। और स्पर गियर जो होता है, ये स्पर गियर में सीधे सीधे दांते कटे होते हैं। ठीक, स्पर गियर में सीधे सीधे दांते कटे होते हैं। इसमें क्या होता है? ये लाइन कांटेक्ट देता है। ठीक, इतना समझ गए? आगे चलते हैं, 16 के बाद 17 पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है स्टब। स्टब क्या है? स्टब एक तरह का टूल है, ठीक, जिसके सिरे जो हैं अनिवार्य रूप से, जो सिरे होते हैं स्टब ऐसे इस टाइप का होता है ऐसे, तो इसके जो सिरे होते हैं 40 से 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक, आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिमूव ब्रोकन स्टड एंड और स्क्रू? कौन सा? ये स्टड एक्सट्रैक्टर, सॉरी एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, मतलब कि इसको हटाने का ही नाम दिया है। तो ये सिंपल सा कोई क्वेश्चन रहता रखें। डाई से आप चूड़ी काटते हैं, टाइपिंग से आप टाइपिंग अटैचमेंट, रिमर से होल को फिनिश करते हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, नट बोल्ट असेंबली लॉक करने के लिए निम्न के किस विभाजक पिन का उपयोग करते हैं? तो नट बोल्ट असेंबली इसमें होता है स्लॉटेड और कास्टल नट जो होता है, इसमें पिन का यूज होता है, समझे? इस नट को अभी यहाँ मैं बता दें, आप लोगों को गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, इसमें पिन लगा होता है। ठीक, निम्नलिखित में किस लॉकिंग नट में से नट आर पार आधा स्लॉट लगा होता है? किस नट सॉरी आर पार लगा होता है? इसमें क्या होता है? स्वान नट जो होता है, ये स्वान नट जो होता है, इसमें क्या होता है? आर पर आधा स्लॉट कटा होता है। ठीक, इसमें 1/3 ऊपर और 1/2 चौड़ाई में, ये क्या होता है? इतना कटा होता है। ठीक, चलें आगे चलते हैं। अवयव के आयामों को मापा गया आकार क्या कहलाता है? मतलब अवयव में कोई भी कंपोनेंट है,
और कोई भी कंपोनेंट उसका जब आप नाप लेते हैं, मान लो किसी टूल से हम नाप लिए, मान लो वर्नियर से, तो ये कौन सा साइज होगा? सीधी बात है, जो नापते हैं डायरेक्ट टूल से वो वास्तविक साइज होता है, और जिस साइज पे हमको टॉलरेंस वगैरह दी जाती है वो बेसिक साइज होता है, जिसको मूल आकार बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 22वें पे, सभी आंतरिक लक्षणों के किस रूप से संदर्भित किया जाता है? इंटरनल को छिद्र से, आंतरिक लक्षणों को इंटरनल को छिद्र से, बाहरी को सॉफ्ट से, मूल वेव फिट, ये तो सब जानते हैं। चलिए, क्लोज टॉलरेंस में बड़ी मात्रा में हॉर्निंग किया जाता है क्या? हाँ, बड़ी मात्रा में हॉर्निंग के लिए क्या किया जाता है क्लोज टॉलरेंस में? इसमें मैनुअल को पावर स्ट्रोक से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जो मैनुअल होता है उसको अधिक प्राथमिकता दी जाती है पावर से। अब इसका मतलब समझिए, मैनुअल मतलब हाँ बाई हैंड, टू डू हैंड, अब पावर स्ट्रोक मतलब बाई मशीन, तो मैनुअल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। सहनीयता विनिर्देश, ये टॉलरेंस विनिर्देश है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है 16D7। इसमें 7 का मतलब होता है, क्या होता है? तो 7 का मतलब होता है टॉलरेंस ग्रेड। ठीक, 16 फिर क्या है आप लोग पूछेंगे? 16 बेसिक साइज होता है। ठीक, बेसिक साइज। और डी क्या है? ये फंडामेंटल डेविएशन है। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल, और ये ग्रेड होता है। ठीक, समझ गया ना? वह फिट जिसमें शाफ्ट सहनायता छिद्र से नहिता से ऊपर होता है। शाफ्ट मतलब बड़ा होगा और छिद्र छोटा होगा। ठीक, ये हिंदी बहुत खतरनाक होती है इसकी। तो शाफ्ट बड़ा होगा, छिद्र छोटा होगा, तो इसका मतलब वो इंटरफियरेंस फिट होता है। ठीक, व्यतिकरण फिट, इंटरफियरेंस फिट। ठीक, ट्रांजिशन फिट बराबर होते हैं। क्लियरेंस में एक छोटा होता है, क्या छोटा होता है? शाफ्ट छोटा है, होल बड़ा होता है। श्रिंकेज में ये एक तरह की इंटरफियरेंस टाइप की फिट है। चलिए, ये हुआ ख़त्म। ठीक, तो हाँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसके नीचे हम और जगह लिखना भूल गए, और जगह लिखा है ये कहाँ आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, और हमें लगता है कि आप लोग बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।